नमस्ते। चलिए आज उन बड़ी ताकतों को समझते हैं जो हमारी दुनिया को आप कह सकते हैं जड़ से बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी हो, पर्यावरण हो या फिर हमारा सोचने का तरीका ही क्यों ना हो। शुरू करें। देखिए, आज इंसानियत ना एक बहुत ही एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। मतलब एक तरफ तो हम एआई और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कमाल की चीजें बना रहे हैं, ऐसी चीजें जिनकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की थी। और वहीं दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज और घटते संसाधनों जैसे इतने बड़े खतरे हैं कि वो हमारे होने पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। आज हम इसी पशुपेश को, इसी दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहने वाला है? सबसे पहले हम उन बड़ी बाहरी ताकतों को देखेंगे जो दुनिया बदल रही हैं। फिर समझेंगे कि समाज इन पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। और आखिर में हम ये जानेंगे कि इस नई दुनिया में टिके रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर कैसी सोच, कैसी मानसिकता चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये निर्माण और संकट की दोहरी ताकतें आखिर हैं क्या। अच्छा, तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत एआई और नैनो टेक्नोलॉजी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। सच कहूं तो भविष्य की कहानी यहीं से शुरू हो रही है। सबसे पहले ये एआई है क्या भला? डॉक्टर अतुल कुमार पांडे के काम को अगर आसान भाषा में समझें तो ये बस ऐसे कंप्यूटर सिस्टम हैं जो हम इंसानों की तरह सोच सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही टेक्नोलॉजी आने वाले हर बदलाव की नींव है। तो इसका असर सबसे पहले दिखेगा कहाँ? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी की रिसर्च बताती है कि सबसे बड़ा भूचाल तो एजुकेशन में आने वाला है। जरा सोचिए, हर स्टूडेंट के लिए एक बिल्कुल पर्सनल लर्निंग का तरीका, गेम्स और सिमुलेशन से मुश्किल कॉन्सेप्ट सीखना, और टीचर्स को डेटा से ये पता चलना कि किस बच्चे को कहाँ पर मदद की जरूरत है। ये तो सीखने सिखाने का पूरा तरीका ही पलट कर रख देगा। अब मिलते हैं एआई के छोटे मगर बेहद शक्तिशाली साथी से, नैनो टेक्नोलॉजी। ये आप कह सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर चीज़ों को बनाने और बदलने की कला है। और जब आप एआई के दिमाग को नैनो टेक्नोलॉजी की ताकत से मिला देते हैं तो भाई सचमुच जादू होता है। तो ये दोनों मिलकर कर क्या सकते हैं? जरा कल्पना कीजिए, हेल्थ केयर में एआई से चलने वाले नैनो रोबोट्स शरीर के अंदर जाकर सीधा कैंसर सेल्स पर दवा छोड़ रहे हैं। या फिर पर्यावरण के लिए ऐसे नैनो सेंसर जो पानी के एक मॉलिक्यूल में छिपे पोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। देखिए, ये अब कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं रही, ये वो हकीकत है जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इस चमचमाती दुनिया से चलिए अब एक ऐसी हकीकत की तरफ चलते हैं जो जमीन से जुड़ी है, हमारा पर्यावरण, जो हमसे नए और बेहतर समाधानों की मांग कर रहा है। ये समस्या आखिर है कितनी बड़ी, इस एक आंकड़े से समझते हैं। SAMS की रिसर्च के मुताबिक भारत में हर साल 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। ये इतना ज्यादा है कि इससे पूरे मुंबई शहर को प्लास्टिक की चादर से कई बार लपेटा जा सकता है। ये आंकड़ा हमें साफ बताता है कि अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। तो समाधान क्या है? देखिए, हम चीजें लो, बनाओ और फेंक दो वाले पुराने लीनियर मॉडल से तो आगे बढ़ना ही होगा। रिसाइकलिंग इससे एक कदम बेहतर है, पर जो असली मंजिल है वो है सर्कुलर इकोनॉमी। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है डिजाइन। मतलब चीजों को शुरू से ही ऐसा बनाया जाए कि वो कभी कचरा बने ही नहीं, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहें, इस्तेमाल होती रहें। लेकिन जानते हैं, सारे समाधान नए और हाईटेक हो ये जरूरी नहीं है। कभी-कभी सबसे अच्छे जवाब सदियों से हमारे पास ही होते हैं। पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान या TEK प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक ऐसा ज्ञान है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है, जो पीढ़ियों से हमारे साथ चला आ रहा है। और मिथिलेश कुमार गौतम के पेपर से लिए गए ये उदाहरण बताते हैं कि TEK सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये असल में काम करता है। चाहे भारत में बिश्नोई समुदाय हो या आर्कटिक के इनुइट लोग, ये समुदाय हमें सदियों से सिखाते आए हैं कि प्रकृति का सम्मान करते हुए कैसे जिया जाता है। ये ज्ञान जब मॉडर्न साइंस के साथ मिलता है तो कमाल कर सकता है। ये सारे जो बाहरी बदलाव हो रहे हैं वो हमें एक बहुत ज़रूरी अंदरूनी बदलाव की तरफ धकेलते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इस सवाल से कि हम अपनी अगली पीढ़ी को इस नई जटिल दुनिया के लिए तैयार कैसे करें। डॉक्टर अरुण कुमार चतुर्वेदी के एनालिसिस के हिसाब से भारत की नई शिक्षा नीति ठीक यही करने की कोशिश कर रही है। अब जोर सिर्फ जानकारी रटने पर नहीं है, बल्कि सवाल पूछने, क्रिटिकल थिंकिंग,
टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने और असल दुनिया में काम आने वाले स्किल्स सीखने पर है। ये एजुकेशन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो क्लासरूम में इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब ये है कि हम उस पुराने टीचर सेंटर्ड मॉडल से दूर जा रहे हैं, जहाँ टीचर बोलता था और बच्चे सुनते थे। अब हम स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ बच्चे सवाल पूछते हैं, खोजबीन करते हैं और खुद चीज़ों को करके अपने अनुभव से सीखते हैं। लेकिन हाँ, ये रास्ता फूलों का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इन बड़े सुधारों को कामयाब बनाने के लिए हमें कई चुनौतियों से पार पाना होगा, जैसे पुराने तरीकों को बदलने का विरोध, संसाधनों की कमी और ये पक्का करना कि नई टेक्नोलॉजी और नए तरीकों का फायदा हर बच्चे तक पहुंचे, चाहे वो कहीं भी हो। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम और शायद सबसे निजी हिस्से पर। इस लगातार बदलती दुनिया में कामयाब होने के लिए हमें अपनी सोच, अपनी मानसिकता को कैसे बदलना होगा। एक सवाल जो शायद हम सबके मन में घूमता है कि जब दुनिया में सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, तो हम अपनी जमीन कैसे तलाशें, स्थिर कैसे रहें? यही सवाल हमें इस विश्लेषण के केंद्र में ले जाता है। डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह के काम से एक आइडिया लेते हैं, क्वांटम फिजिक्स से। वहाँ एक अनिश्चितता का सिद्धांत है जो कहता है कि आप कुछ चीज़ों को एक साथ पूरी सटीकता से कभी नहीं जान सकते। और जानते हैं, ये बात जिंदगी पर भी लागू होती है। हमें ये मानना होगा कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसी अनिश्चितता के साथ जीना सीखना शायद आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और ये पावरफुल कोट हमें याद दिलाता है कि अनिश्चितता का ये जो एहसास है, ये अक्सर हमारी सबसे गहरी भावनाओं से जुड़ा होता है, डर और प्यार। ये उथल-पुथल सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं है, ये हमारे अंदर भी है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आके रुकते हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या वो बाहरी ताकतें हैं जो दुनिया को बदल रही हैं, या फिर वो लड़ाई है जो हमारे अपने मन के अंदर चल रही है? ये सवाल इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है और ये सोचने पर मजबूर कर देगा।